दोस्तों, कौटिल्य ने बिल्कुल सही कहा था। द इंटेंशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज अर्थ। इंसान का जो उद्देश्य होता है वो कुछ ना कुछ प्राप्त करना होता है। दोस्तों, जब भी हम कहीं पर जाते हैं कोई चीज़ खरीदने के लिए, तो अगर वो हमें कम दाम में मिल जाए और बहुत ज़्यादा मिल जाए तो हम कितने खुश हो जाते हैं। तो एज अ कस्टमर किसी का भी बिहेवियर क्या होता है कि कम प्राइस में चीज़ें उनको ज़्यादा मिले। एज अ प्रोड्यूसर बिहेवियर क्या होता है कि अगर ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो हम ज़्यादा गुड्स बनाएंगे और ज़्यादा सप्लाई करेंगे। एज अ लेबरर अगर हम कहीं पर काम करने जाए तो हमें ज़्यादा वेजेस मिलेंगे तो हम काम करने के लिए ज़्यादा उत्साही होंगे और काम करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें क्योंकि ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। तो दोस्तों, ह्यूमन बिहेवियर समझने के लिए, समाज का बिहेवियर समझने के लिए, गवर्नमेंट का बिहेवियर समझने के लिए एक सब्जेक्ट ऐसा है जो समझना बहुत ज़रूरी है, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस आज समझते हैं दोस्तों। मैं हूं ब्रिजेश दवे, आपका फ्रेंड और इकोनॉमिक्स ट्यूटर। इकोनॉमिक्स हम सबको मदद करता है हमारा एवरीडे बिहेवियर समझाने के लिए। हमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे जीवन पर असर करती है, उसको समझाने के लिए इकोनॉमिक्स बहुत ही यूज़फुल है। तो दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आपका और हमारा बिहेवियर कैसा है? हमारा बिहेवियर ऐसा है कि हमें कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल जाए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कौटिल्य द इंटेंशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज अर्थ। हम कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, ये हमारा उद्देश्य है। तो इसीलिए जीवन के किसी भी तबक्के में एज अ कस्टमर, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ लेबरर, जो इंडिविजुअल यूनिट्स है उनका बिहेवियर कैसा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करना। तो ये हमें समझाता कौन है? इकोनॉमिक्स हमें समझाता है। तो इसलिए इकोनॉमिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये हमें एवरीडे बिहेवियर समझाता है। तो दोस्तों, चलिए हम समझते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इन अ मॉडर्न वर्ल्ड almost all goods of human needs have become economic goods owing to increased use and scarcity, and thus all the activities of human beings are increasingly becoming economic activities. आज के समय में इंसान की ज़रूरतें बहुत बढ़ रही है, इसकी वजह से जो चीज़ें हैं उनकी कमी हो रही है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दोस्तों, आज आप सोचो, थोड़े समय पहले अपने मम्मी पापा से पूछना, क्या थोड़े समय के पहले पानी की इतनी वैल्यू थी? आज आपको 1 लीटर पानी की बोतल के लिए कम से कम 20 रुपये देने पड़ते हैं। अगर आउट स्टेशन जाओ जहाँ पर कमी है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं। आप अपने मम्मी पापा से एक बार पूछना, क्या पानी की कभी इतनी वैल्यू थी? नहीं, पर दिन ब दिन इन चीज़ों की कमी होती जा रही है। पहले इन चीज़ की कमी नहीं थी और पॉपुलेशन भी कम थी, अब पॉपुलेशन ज़्यादा है और इन चीज़ों की क्या हो रही है, कमी होती जा रही है। दोस्तों, कभी हमने सोचा था कि हम साइकिल में जब हवा डलवाने के लिए, एयर के लिए जाते हैं तो हमें पैसे देने पड़ेंगे? क्या अभी ऐसा सोचा था? आज का समय वो है। तो ज़्यादातर गुड्स इकोनॉमिक गुड्स बन गए। इकोनॉमिक गुड्स मतलब जो हमें पैसे देकर खरीदने पड़ते हैं उसको बोलते हैं इकोनॉमिक गुड्स। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हैंस द रिलेवेंस ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ फिलोसॉफी एज वेल एज अ साइंस इज इंक्रीजिंग इन ह्यूमन लाइफ। हमारे जीवन में अर्थशास्त्र का महत्व बढ़ते जा रहा है। Economics is important to understand behavior of human beings, society and state while managing everyday activities and scientific theories and principles guiding professional decision making. देखो, ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर समझने के लिए, समाज का बिहेवियर समझने के लिए और गवर्नमेंट का बिहेवियर समझने के लिए, और जो भी प्रोफेशनल लोग हैं वो कैसे डिसीजन लेते हैं, कोई भी कस्टमर कब डिसीजन लेगा, डिमांड कब करेगा, जब उसकी प्राइस रीजनेबल होगी या तो कम होगी। कोई भी प्रोड्यूसर कब ज़्यादा चीज़ें सप्लाई करेगा, बनाकर कब ज़्यादा बनाएगा, कब सप्लाई करेगा, जब उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा होगा। कोई भी लेबरर कब ज़्यादा काम करने के लिए तैयार होगा, जब उसको ज़्यादा वेजेस मिलता होगा, जिसको बोलते हैं प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग। तो ये सब कुछ हमें कौन समझाता है? इकोनॉमिक्स समझाता है। तो उसमें पहला जो इंपॉर्टेंस है वो ये है, अंडरस्टैंडिंग एवरीडे बिहेवियर। हर रोज़ का हमारा जो बिहेवियर है वो समझाने के लिए इकोनॉमिक्स बहुत ही यूजफुल है। इकोनॉमिक्स हमें मदद करता है। कैसे? जो मैंने अभी आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया। It is useful in understanding everyday behavior of human beings, society and state while managing routine tasks. हम हर रोज अपने काम किस तरीके से करते हैं, हमारा जो मोटिव है वो क्या होता है, तो हमारा मेन मोटिव है कुछ ना कुछ प्राप्त करना। इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एवरीडे बिहेवियर इन द फॉलोइंग वेज। इस तरीके से इकोनॉमिक्स हमारे बिहेवियर को समझाता है। अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल इवेंट्स। दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है
कि जो पेट्रोल और डीजल हम लोग अपनी बाइक या कार में डलवाते हैं, उस पेट्रोल डीजल के प्राइस कैसे डिसाइड होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो कीमतें हैं वो डिसाइड होती है। तो दोस्तों, पेट्रोल और डीजल डलवाने आप गए तो होंगे पेट्रोल पंप के ऊपर, लेकिन क्या कभी आपको पता है कि पेट्रोल की प्राइजेस डिसाइड कैसे होती है? पेट्रोल की प्राइजेस इंटरनेशनल लेवल पर डिसाइड होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कीमतें निर्धारित होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो क्रूड ऑयल का प्राइस है, पेट्रोल और डीजल बनते हैं क्रूड ऑयल में से, और ये जो क्रूड ऑयल की प्राइस है ये इंटरनेशनल मार्केट में इसका प्राइस डिसाइड होता है, और वो भी इंटरनेशनल करेंसी डॉलर में। हमें जो मिलता है क्रूड ऑयल वो बैरल में मिलता है, जैसे कि लीटर होता है, जो अलग अलग मापदंड होते हैं नापने के, किलोग्राम होता है, वैसे हमें बैरल में परचेज करना पड़ता है। इंडिया में पेट्रोल और डीजल क्रूड ऑयल का भंडार बहुत ही कम है, इसलिए पिछले कुछ सालों से हमारी जो पॉलिसी रही है गवर्नमेंट की, 80% क्रूड ऑयल तो हम क्या करते हैं, बाहर से इंपोर्ट करते हैं। ज़्यादातर ईरान से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन अलग अलग देशों से क्या करते हैं, हम लोग इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे देश में इसकी कमी है। तो कौन से दाम पर हम मंगवाते हैं? तो आज के समय में जो क्रूड ऑयल का दाम है वो $40 to $45 पर बैरल है। मतलब एक बैरल क्रूड ऑयल परचेस करने के लिए हमें $45 के आसपास देना पड़ता है। अब इसको हम रुपीज़ में कन्वर्ट करें, $45 पर बैरल हमें देना। एक बैरल में 159 लीटर क्रूड ऑयल होता है दोस्तों, एक बैरल में 159 लीटर क्रूड ऑयल होता है। तो 159 लीटर क्रूड ऑयल के लिए हमें $45 देने पड़ते हैं। अगर आप रुपीज़ में कैलकुलेट करोगे तो 1 लीटर जो पेट्रोल या डीजल बनने के लिए अप्रोक्सीमेटली 25 रुपीज़ के आसपास, 20 to 25 रुपीज़ के आसपास लगता है। अब आप बोलोगे सर जब हम पेट्रोल पंप जाते हैं तो हम 75-80 रुपीज़ देते हैं, उस 25 रुपीज़ के ऊपर उसकी प्रोसेसिंग कॉस्ट लगती है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लेती है, एक्साइज ड्यूटी 20 to 25 रुपीज़ टैक्स लेती है पर लीटर पेट्रोल। और उसके बाद जहाँ जहाँ पर भी पेट्रोल पंप पे जो भी डीलर्स होते हैं उनको कमीशन देना पड़ता है, उनको 3 से 4 रुपये उनका पर लीटर कमीशन होता है। उसके बाद अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट, देखो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी बोली, उसके बाद अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर वेट लेती है, वैल्यू एडेड टैक्स। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का 20-25 रुपये टैक्स और स्टेट गवर्नमेंट का 20-25 रुपये टैक्स, हर एक स्टेट गवर्नमेंट ये टैक्स लेती है। तो सोचो 1 लीटर पेट्रोल या डीजल के ऊपर हम कितना टैक्स देते हैं, और इस तरीके से ये प्राइस डिसाइड होती है। आज से 8 से 10 साल पहले पेट्रोल की प्राइजेस गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, आज पेट्रोल की प्राइजेस इंटरनेशनल मार्केट में डिसाइड होती है, क्योंकि ये डी कंट्रोल कर दिया है, गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में नहीं रखा है। दोस्तों, ये सब चीज़ें हमें कौन बताता है? ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज हमें कहाँ से मिलता है? कौन हमें देता है ये इन्फॉर्मेशन, और उसका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट होगा? अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए तो आपके और मेरे जीवन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? क्योंकि अब तो गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड नहीं करती है, अब तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे तो यहां पर भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि 80% तो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में अगर क्रूड ऑयल के दाम गिर गए तो यहां पर भी पेट्रोल डीजल के दाम गिर जाएंगे दोस्तों। तो क्या अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का हमारे ऊपर इफेक्ट होता है कि नहीं होता है? होता है। ये हमें समझना है कि किस तरीके से होता है, और इकोनॉमिक्स हमें वो समझाने के लिए मदद करता है। दोस्तों, मान लो आज के सिनेरियो में मैं आपको बताऊं कि अगर 2 देशों के बीच में वॉर हो जाए तो क्या पूरी दुनिया को इसका इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? बहुत बड़ा इफेक्ट होगा पूरी दुनिया को, क्योंकि अब पूरी दुनिया जो है लिबरल बन गई है, सारे देश की इकोनॉमी एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगर 2 देशों के बीच में अगर वॉर होता है, पहली बात तो है कि आज के ज़माने में अगर 2 देशों के बीच में होगा तो वर्ल्ड वॉर ही हो जाएगा, क्योंकि सारे कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तो पूरी दुनिया को इसका इफेक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि 2 कंट्रीज के बीच में वॉर होगा तो हमें उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, नहीं। कोई भी 2 कंट्री के बीच में अगर युद्ध होता है, पूरी दुनिया को इसका इफेक्ट होगा, पूरी दुनिया को इसके खराब परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का हमारे जीवन पर क्या कोई असर होता है? होता है, लेकिन वो क्या असर होता है वो कौन समझाता है हमें? इकोनॉमिक्स। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है, सम इंटरनेशनल इवेंट्स इफेक्ट lives of people in several countries like USA, Russia, China, etc. People try to understand the impact of rise in price of crude oil in international market on their own cost of living. People also try to understand why some countries are more developed and others are less developed. बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं ऐसी होती है जिससे दुनिया के अलग अलग देशों के रहने वाले लोगों के ऊपर इसका इफेक्ट होता है, जैसे कि यूएस है, रसिया है, चाइना है, सबके ऊपर। दोस्तों, कोरोना वायरस जो है
आज के समय में सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो है। अब ये स्टार्ट हुआ था चाइना में, लेकिन क्योंकि अब पूरी दुनिया लिबरल हो गई है, कहीं पर आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, वीज़ा लेना पड़ता है, दूसरे देश की परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन इतनी पाबंदियाँ नहीं है जितनी पहले थी। तो आज आप देखो, एक प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ चाइना में और पूरी दुनिया में वो प्रॉब्लम फैल गया है। तो क्या इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का हमारे जीवन के ऊपर असर होता है? बहुत असर होता है। फिर क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए तो हमारे ऊपर क्या उसका इफेक्ट होगा? मैंने अभी आपको समझाया। फिर आपके दिमाग में ये सवाल भी होना चाहिए कि कुछ देश ज़्यादा डेवलप, ज़्यादा विकसित है और कुछ देश कम विकसित है, उसका कारण क्या है, उसका रीज़न क्या है? तो ये सारे सवाल के जवाब आपको कौन देगा? इकोनॉमिक्स देगा। थस इन मॉडर्न टाइम्स विद इंक्रीजिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू पब्लिक owing to continuously improving technology, the scope of economics in everyday life is expanding. आज के समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। कितने प्लेटफॉर्म आ गए हैं, न्यूज़ चैनल है, सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कि जिससे पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन हमारे पास तुरंत ही आ जाती है। ठीक है, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक को अवेलेबल होती है क्योंकि टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है। तो एवरीडे लाइफ में, हमारी हर रोज के जीवन में इकोनॉमिक्स का जो महत्व है वो बहुत बढ़ गया है। और आप सब लोगों को भी ये समझना चाहिए कि कुछ देश क्यों ज़्यादा डेवलप है, कुछ कम क्यों डेवलप है, इसका कारण क्या है, इंटरनेशनल मार्केट में ये प्राइसेस कैसे डिसाइड होते हैं, हमारे ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है, ये प्राइसेस बढ़ने चाहिए या नहीं बढ़ने चाहिए, अगर बढ़ेंगे तो इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, या अगर ये नहीं बढ़ेंगे तो उसके क्या इम्पैक्ट होंगे। ठीक है, अगर आप इकोनॉमिक्स समझते हो ना दोस्तों, तो जैसे मान लो कि अगर मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसा बोल दूं कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने चाहिए, तो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। लोग ऐसा समझेंगे कि ये क्या बोल रहे हैं। और आप लोगों भी, जब तक हमारे पास इकोनॉमिक्स का नॉलेज नहीं होगा तो हम दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। दोस्तों, हमारे जैसे देश में, इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में, मैं ऐसा भी बोलता हूँ कि एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ने चाहिए, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं होने चाहिए एक लेवल से ज़्यादा। अब इसके रीज़न समझो। इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री जहाँ पर लोग अपनी इनकम छुपाते हैं, जहाँ पर लोग पूरा टैक्स नहीं देते हैं, तो गवर्नमेंट के पास खर्चा करने के लिए, गरीबों के लिए योजनाएं बनाने के लिए और जो इनकम है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए गवर्नमेंट के पास इतने पैसे आते नहीं है कि वो इतना एक्सपेंडिचर कर सके। तो गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा सोर्स होना चाहिए कि जहां से उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम मिल सके। अब एक सोर्स ऐसा है, मैं इंडिया जैसे कंट्री में देखो, एजुकेशन बढ़ रहा है, लोग अपनी इनकम बता रहे हैं, लेकिन फिर भी आज भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो अपनी इनकम को छुपाते हैं और टैक्स पूरा भरते नहीं है इनकम के ऊपर, जो सही बात नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट के पास सोर्सेज नहीं है रेवेन्यू के। तो एक सोर्स ऐसा है कि जिससे कोई भी नहीं बच सकता है, और वो है पेट्रोल और डीजल। हर एक इंसान को इसकी ज़रूरत होती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा दिया, ताकि अब 1 लीटर पेट्रोल जैसे ही हम डलवाने गए तो 20-25 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल गए और 20-25 रुपये स्टेट गवर्नमेंट को मिल गए। अब सोचो पूरे दिन का कितना करोड़ों लीटर पेट्रोल डीजल यूज़ होता है, तो कितने करोड़ रुपीस गवर्नमेंट को इससे मिलते होंगे। इससे गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे देश में गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है। हाँ, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं कि भाई घोटाला होता है कई बार, ठीक है, स्कैम होता है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस, कुछ एक्सेप्शन हो भी सकते हैं आज के समय में, लेकिन ज़्यादातर गवर्नमेंट इससे बहुत ही अच्छे काम करती है, बहुत ही अच्छी योजनाएं बनाती है, जिससे बहुत सारे लोगों का इसका बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों, ये सब कुछ समझना होता है। अब मुझे बताओ दोस्तों, दूसरी एक बात, पेट्रोल डीजल के दाम क्यों एक लेवल से ज़्यादा कम नहीं होने चाहिए? अगर पेट्रोल डीजल के दाम, मान लो कि गवर्नमेंट टैक्सेस कम कर देती है, 5-5 रुपये ही टैक्स लेती है, हमें 30-40 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल मिलता है। दोस्तों, आप लोगों को पता है एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा इसका? लोगों को ज़रूरत नहीं होगी, फिर भी वो लोग व्हीकल्स का इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स का इस्तेमाल करेंगे। इससे पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट के ऊपर इसका बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट आएगा। तो इसलिए एक लेवल से ज़्यादा इसके दाम गिरने नहीं चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट सब कुछ सोचकर कोई भी पॉलिसी जब बनती है, जब भी किसी के ऊपर टैक्स लिया जाता है, तो उसके ऊपर बहुत सोचा गया होता है। हमें ज़रूरत है सिर्फ जानने की। हम खाली ऐसे आइडिया बनाए, खाली बैठकर हम लोग सिर्फ बातें करें और गवर्नमेंट को सिर्फ कोसते रहे, क्रिटिसाइज करते रहे, नहीं। अगर हम क्रिटिसाइज करें, देखो नॉलेजेबल पर्सन की जो फितरत होती है वो क्या होती है कि अगर हम किसी को क्रिटिसाइज करें ना, तो सामने हमारे पास ओपिनियन भी होना चाहिए।
अगर हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करें तो हमारे पास ऑप्शन भी होना चाहिए, हमारे पास क्या होना चाहिए, सजेशन भी होना चाहिए कि अगर हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या है, तो वो सॉल्यूशन भी हमारे पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे चाय वाले की दुकान पर सब लोग मिलकर, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं वैसे हम भी क्रिटिसाइज करते रहे बिना किसी तथ्य के, कुछ भी जाने बिना। तो ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है। और ये सब नॉलेज जो देते हैं, ये सब जो नॉलेज देता है वो कौन सा सब्जेक्ट देता है, इकोनॉमिक्स देता है। तो इसलिए जब आप इकोनॉमिक्स समझने लगोगे दोस्तों तो चीज़ें समझ में आने लगेगी आपको कि गवर्नमेंट किस तरीके से पॉलिसी बनाती है। अब तीसरा एक यहाँ पर दूसरा एक इम्पोर्टेंस ये है एवरीडे बिहेवियर में ही कि अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स, इतिहास की घटनाएं समझने के लिए दोस्तों इंडिया को आज़ाद हुए सिर्फ 70-75 साल हुए, 70 to 75 ईयर्स हुए। इंडिया, आप सब लोगों को पता है कि भारत देश सोने की चिड़िया थी, भारत देश सोने की चिड़िया कहलाता था और सबसे आगे अगर दुनिया में कोई देश था तो वो भारत देश था। लेकिन भारत देश इतना पिछड़ क्यों गया, तो वो था ब्रिटिशर्स की गुलामी की वजह से, अंग्रेजों की गुलामी की वजह से। अंग्रेजों ने 200 साल 190 साल तक 1757 से लेकर 1947 तक इंडिया में राज किया, कॉलोनियल सिस्टम चलाया। कॉलोनियल सिस्टम का मतलब ये होता है कि एक ही कंट्री जो होती है दो देश के ऊपर राज करती है। एक उनका मेन देश होता है जो इंग्लैंड, और एक जिसके ऊपर वो क्या करते, शासन करते, वो था इंडिया। तो इसलिए ये एक कॉलोनी बन गई थी उनके लिए इंडिया, ठीक है, कॉलोनियल सिस्टम बोलते हैं उसको। तो अंग्रेजों की वजह से, ब्रिटिशर्स की वजह से इंडिया बहुत पीछे रह गया। बाकी इंडिया सबसे आगे था, सोने की चिड़िया थी। अब आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे क्यों। तो ये आपको कौन समझाएगा, ये नॉलेज भी कौन देगा, इकोनॉमिक्स देगा। ब्रिटिशर्स क्यों आए थे, इसलिए आए थे कि इंडिया वाले लोग बहुत अच्छे, चलो उनकी जाके सेवा करते हम लोग। नहीं, वो सेवा करने नहीं, वो यहाँ पर आकर मेवा खाने आए थे। मेवा खाने मतलब उन्होंने यहाँ पर देख लिया था कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है, बहुत ही अच्छे संसाधन है, ये गोल्डन स्पैरो है। अगर हमने इंडिया पर राज कर दिया तो हम क्या कर सकेंगे, इंग्लैंड को बहुत आगे लेके जाएंगे और हमारा इसमें बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, वो लोग हमारे राजाओं को हरा तो नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, हमारे कल्चर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बेस था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। उन्होंने क्या किया, अंदर अंदर राजाओं को झगड़वा दिया, लड़ा दिया, ठीक है, और उनको लड़ाने के बाद उनकी यूनिटी तोड़कर फिर क्या किया, हर एक राजाओं को क्या करते गए, ये लोग गुलाम बनाते गए। और धीरे धीरे क्या किया उन्होंने, बाकी इंडिया को कोई भी गुलाम नहीं बना सकता था, लेकिन उन्होंने क्या किया, हमारे कल्चर जो था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उस यूनिटी को इन लोगों ने क्या कर दिया, थोड़े समय के लिए तोड़ दिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि हम इतने सालों की गुलामी हमें सहन करनी पड़ी। अब ब्रिटिशर्स आए क्यों थे यहाँ पर, ब्रिटिशर्स आए थे इकोनॉमिक गुड के लिए, इकोनॉमिक हित के लिए, आर्थिक हित के लिए, उनके आर्थिक हितों के लिए। यहां से ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल वो इंग्लैंड का फायदा करने के लिए करते थे। यहां से रॉ मटेरियल लेते थे, इंग्लैंड में सामान बनाते थे, उस जो फिनिश्ड गुड्स था उसको भी वो कहां पर बेचते थे, इंडिया में बेचते थे। इंडिया के इंडस्ट्रीज को इतना ज्यादा डेवलप होने नहीं दिया इंग्लैंड को फायदा पहुंचाने के लिए। तो ये सब कुछ ये अपने आर्थिक हितों के लिए ही आए थे। तो ये आपको कौन बताएगा, इकोनॉमिक्स बताएगा। तो यहाँ पर लिखा है अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स, नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हिस्टोरिकल इवेंट्स बेटर। इकोनॉमिक्स का जो नॉलेज है वो हमें ऐतिहासिक घटनाओं को समझाने में मदद करता है। इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड बेटर द रीजंस बिहाइंड वॉर्स। युद्ध क्यों होते, युद्ध इसलिए तो होते हैं कि दूसरे राज्य की जो भी संसाधन है उसके ऊपर हम कब्जा कर सकें। The entry of East India Company in India for trade and the resultant British Raj, India's revolt against goods made in England during the British rule, labor movements etc. ये सब कुछ समझने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर पहले व्यापार करने के लिए आई, फिर उन्होंने ब्रिटिश राज एस्टैब्लिश कर लिया, फिर इंडिया ने इंग्लैंड के बने हुए सामान के सामने अपना विरोध जताया, उसके लिए उन्होंने आंदोलन किया, असहकार का आंदोलन। तो ये सब कुछ क्यों हुआ, ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि इंग्लैंड सिर्फ अपना ही, ब्रिटिशर सिर्फ अपना ही फ़ायदा सोचते थे। इंडिया को उसके लिए कितनी भी हद तक वो नुकसान
पहुंचा, अगर वो नुकसान पहुंचा सकते उतना उन्होंने नुकसान यहाँ पर पहुंचाया है। हमारे इंडस्ट्रीज का नुकसान करके वो अपनी इंडस्ट्रीज का फायदा करते थे। इसीलिए जब लोगों को ये बात समझ में आने लगी तो धीरे धीरे वो गांधी जी की जो आज़ादी की मूवमेंट थी, जो आंदोलन था, उसके साथ लोग जुड़ते गए और बाद में एक दिन ऐसा आया कि फाइनली हमारा देश आज़ाद हुआ। लेकिन ये सब कुछ वो आए क्यों यहाँ पर थे, मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, वो आए क्यों थे? अपना आर्थिक हित साधने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा इससे इंग्लैंड को फ़ायदा हो सके। तो यहाँ पर मैंने इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस ये समझाया, अंडरस्टैंडिंग एवरीडे बिहेवियर। अब दूसरा मैं यहाँ पर समझाना चाहता हूँ आपको, एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मतलब आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व मतलब हम कैसे निर्णय लेते हैं। मैंने आपको बोला एज अ कस्टमर हम कैसे निर्णय लेंगे, जब प्राइस कम होगी तब हम डिमांड ज़्यादा करेंगे। एज अ प्रोड्यूसर हम कैसे डिसीजन लेंगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिल रहा होगा तब हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनाएंगे और सप्लाई करेंगे। एज अ लेबरर हम कब ज़्यादा काम करेंगे, जब हमें ज़्यादा सैलरी मिल रही हो, जब हमें ज़्यादा वेजेस मिल रहा हो तब। तो यहाँ पर क्या लिखा है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में? फर्स्ट जो मैंने समझा दिया आप लोगों को, डिसीजन मेकिंग बाय इंडिविजुअल्स, व्यक्तिगत निर्णय लेने के लिए इकोनॉमिक्स का नॉलेज बहुत जरूरी है। पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ लाइक हाउसहोल्ड्स, lawyers, actors, singers and others try to get maximum gains from the efforts which they make. हर एक तबक्के के लोग, समाज के हर एक लोग, उसमें सब कुछ आ गए, हाउस होल्ड है, वकील है, एक्टर है, सिंगर है, और सब लोग जो अपने एफर्ट लगाते हैं, जो मेहनत करते हैं, उसमें से ज़्यादा फ़ायदा कैसे मिले, ज़्यादा से ज़्यादा गेन कैसे मिले, सब लोग यही चाहते हैं। They try to manage their time and resources in an optimum manner to increase their gains. हर एक इंसान अपना समय और अपनी मेहनत कुछ इस तरीके से करना चाहता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, और आप भी ऐसा ही करना चाहोगे, मैं भी ऐसा ही करना चाहूँगा। मैं क्या सोचूंगा कि मुझे पढ़ाने का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, देखो हर एक टीचर का, मैंने पहले भी बोला था कि टीचर का मेन गोल होता है कि नॉलेज इंक्रीज करना, एक देश का फ्यूचर, भविष्य अच्छा बनाना, ठीक है, नॉलेजेबल स्टूडेंट्स को नॉलेज देना, ये उनका मेन गोल होता है। लेकिन हर एक टीचर की भी अपनी एक लाइफ है और उनके भी अपने एक गोल है। तो मैं क्या चाहूँगा कि मैं अपना एक एक घंटा, एक एक आवर, एक एक लेक्चर ऐसा लूँ जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। हर एक इंसान ये चाहेगा, हर एक इंसान। जब आप काम कर रहे होगे तो आप भी क्या सोचोगे कि मैं जितना काम कर रहा हूँ उसकी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले। In a way, they all indulge in economic decision making knowingly और unknowingly। चाहते या ना चाहते हुए हम लोग आर्थिक निर्णय लेते ही है। तो डिसीजन मेकिंग जो इंडिविजुअल्स करते हैं वो समझाते। सेकंड, अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज। मैंने बताया ना आपको कि गवर्नमेंट क्यों टैक्सेस ज़्यादा लेती है पेट्रोल डीजल के ऊपर, गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बनाती है, गवर्नमेंट की जो नीतियाँ है, सरकार की जो नीतियाँ है, वो समझने के लिए इकोनॉमिक्स का नॉलेज चाहिए। क्यों गवर्नमेंट ने जीएसटी लेके आया है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर देशों में वन नेशन वन टैक्स है, लेकिन हमारे देश में आज तक ऐसा था, थोड़े साल तक, मतलब थोड़े साल पहले तक हमारे देश में ऐसा था कि इतने सारे टैक्सेस थे, इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर था कि यहाँ के बिजनेसमैन को अगर बिजनेस करना है तो उनको पता ही नहीं चलता था कि कितने तरह के टैक्स भरने के, ठीक है। और इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर था ना कि बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस करते थे। उसकी जगह एकदम ईजी स्ट्रक्चर आ गया, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है उसको समझने के लिए भी हमारे पास इकोनॉमिक्स का नॉलेज चाहिए। To understand various policies of a state like tax policy, wage policy and so on, knowledge of economics is useful। हमें गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी समझनी हो, वेज पॉलिसी समझनी हो, इसके लिए हमें इकोनॉमिक्स का नॉलेज चाहिए होता है। इकोनॉमिक्स का नॉलेज यूजफुल होता है ये सब कुछ समझाने के लिए। पीपल टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू द बैंक रेट्स डिक्लेयर्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। हमारे देश में जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बरकरार रखने के लिए, आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए जो हमारे देश में काम करती है वो है सेंट्रल बैंक। दुनिया के हर एक देश में एक सेंट्रल बैंक होती है और हमारे देश में सेंट्रल बैंक है आरबीआई, जो पूरे बैंकिंग सेक्टर के ऊपर क्या करती है, रेगुलेशन रखती है, नियंत्रण रखती है। पूरे बैंकिंग सेक्टर के ऊपर नियंत्रण रखती है, पूरे बैंकिंग सेक्टर को प्रमोट करती है। हमारा और आपका भरोसा इंडिया के बैंकों के ऊपर इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर रेगुलेटर कौन है, आरबीआई है।
तो हमारे देश में जो आरबीआई है, मैं उसको पर्दे के पीछे का हीरो मानता हूँ। यहाँ पर मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं समझाऊंगा, लेकिन कितनी क्यूरियोसिटी है आप में ये पता चलेगा। सब लोग आरबीआई के बारे में सर्च करना कि आरबीआई क्या काम करती है। ये जो आपके और मेरे हाथ में पैसे है, वो पैसे कौन छापता है? वो पैसे छापती है आरबीआई। पैसे को मैनेज कौन करता है? किसी भी देश में, हमारे देश में रुपये की वैल्यू मेंटेन करने का काम कौन करती है? आरबीआई। देश में आर्थिक स्थिरता बरकरार रखने का काम कौन करती है? आरबीआई। पर्दे के पीछे का हीरो। दोस्तों, जैसे कोई भी साउथ मूवी हो या कोई भी पहले के मूवी आप देख लो, उसमें जब भी हीरोइन या तो हीरो का फैमिली जब भी मुसीबत में होता है तो एंड टाइम पर हीरो आ जाता है, एंट्री करता है और सारे विलन्स को मार देता है, सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, हैप्पी एंडिंग ला देता है। वैसे हमारे देश में जब भी कोई बड़ा इकोनॉमिक प्रॉब्लम आता है, आर्थिक समस्या आती है, तो हमारे देश का एक हीरो, पर्दे के पीछे का हीरो, उसकी एंट्री होती है और वो क्या करते हैं? कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारे देश का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और वो हीरो और कोई नहीं है, वो हीरो है आरबीआई। तो आरबीआई हमारे देश में आर्थिक स्थिरता बरकरार रखने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है और उस मॉनेटरी पॉलिसी में पैसे की सप्लाई को बढ़ाना है या कम करना है। उस मॉनेटरी पॉलिसी में पैसे की सप्लाई को बढ़ाना है या कम करना है, वो देश की स्थिति के हिसाब से आरबीआई निर्णय लेती है और उसके लिए अलग अलग रेट्स डिसाइड करती है आरबीआई। जैसे कि बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, बाद में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। 12th स्टैंडर्ड में इसका पूरा एक चैप्टर है, बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, लेकिन डिटेल में मैं आप लोगों को समझाऊंगा और उसके लिए अलग से मैं वीडियो भी बनाने वाला हूँ। और 12th स्टैंडर्ड का मेरा जो वीडियो है वो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, उसमें से आप इसके रिगार्डिंग देख सकते हो डिटेल में। तो ये जो आरबीआई जो डिसीजंस लेते हैं, गवर्नमेंट जो डिसीजंस लेते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट करने का जो डिसीजन लेते हैं ना, वो आरबीआई जब रेट्स डिक्लेयर करती है ना, उसके बिहाफ पर डिसीजन करते हैं कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना है या कम करना है। क्योंकि आरबीआई जैसे ही रेट्स डिसाइड करेगी, उसके हिसाब से सारी बैंक्स जो है अपने रेट्स में बढ़ोतरी करेगी या तो कमी करेगी और इसके हिसाब से फिर लोग क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लेते हैं। शायद आप लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इतना समझो कि हमारे देश में जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो आरबीआई बनाती है और ये पर्दे के पीछे का हीरो है। हम में से कोई जानता नहीं है आरबीआई को ज़्यादातर, लेकिन कॉमर्स के स्टूडेंट के तौर पर आपको इस बैंक के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों, ये आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है और मॉनेटरी पॉलिसी समझने के लिए भी आपको इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब इसका लास्ट इंपॉर्टेंस है, पहला मैंने समझाया अंडरस्टैंडिंग एवरीडे बिहेवियर, दूसरा समझाया मैंने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तीसरा मैं समझाने जा रहा हूँ प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग। जितने भी प्रोफेशनल लोग होते हैं, मैं कब से आपको एक ही एक टॉपिक समझा रहा हूँ कि कंज्यूमर जो होता है, कस्टमर जो होता है, वो जब प्राइस कम होगी तब वो क्या करेंगे? डिमांड करेंगे। प्रोड्यूसर कब सप्लाई ज़्यादा करेंगे, कब वो ज़्यादा चीज़ें बनाएंगे? जब उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा होगा तब। और लेबरर्स कब ज़्यादा काम करेंगे? जब उनको ज़्यादा वेजेस मिल रहे होंगे तब। इन शॉर्ट, ये इकोनॉमिक्स का नॉलेज ही है जो हमें मदद करता है कि कम से कम हमारा खर्चा हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फ़ायदा कैसे हो, ऐसा ही बिहेवियर हमारा होता है और इसके हिसाब से ही हम लोग क्या करते हैं? निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग, इकोनॉमिक्स इज यूजफुल इन नोइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड थियरीज विच गाइड प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग। इकोनॉमिक्स जो है वो हमें ऐसी थियरीज और प्रिंसिपल्स समझाता है, साइंटिफिक प्रूवन, कि जिससे प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग हम निर्णय ले सकते हैं। हम लोग कब ज़्यादा डिमांड करेंगे? जब प्राइस कम होगी तब। कब ज़्यादा सप्लाई करेंगे? जब प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा होगा तब। कब ज़्यादा काम करेंगे? जब वेजेस ज़्यादा मिल रहा होगा तब। ये सारे। दूसरा दोस्तों, कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिसाइड होती है, हम अपना खर्चा कम से कम कैसे करें और इनकम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे करें, ये सब कुछ जो समझाता है वो कौन समझाता है? इकोनॉमिक्स समझाता है। रेवेन्यू एंड कॉस्ट, देखो इनकम और खर्चा ये तो होगा ही कोई भी बिजनेस यूनिट में, एंड एज वेल एज डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट फोर्सेस। इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ों की, इंडिया में भी बहुत सारी चीज़ों की हम लोग डिमांड करते हैं और ये डिमांड पूरी कैसे होती है? क्योंकि प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते हैं, सारी चीज़ें बनाकर क्या करते हैं? मार्केट में सप्लाई करते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट समझने जैसा है कि डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, रेवेन्यू कैसे मैक्सिमम कर सकते हैं, खर्चा कैसे कम से कम कर सकते हैं। रेवेन्यू एंड कॉस्ट एज वेल एज डिमांड एंड सप्लाई आर कॉन्सेप्ट्स विच आर यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हर आर्थिक प्रवृत्ति में देखो
आर्थिक प्रवृत्ति में किसी की इनकम होगी, किसी का खर्चा होगा, कोई डिमांड करेगा, कोई सप्लाई करेगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट समझने बहुत ज़रूरी है। सर्टेन थियरीज ऑफ इकोनॉमिक्स हेल्प्स business in day-to-day decisions pertaining to price determination, wage determination, employment of various factors of production and so on। इकोनॉमिक्स की जो थियरीज है वो बिजनेसेस को मदद करता है कि हम किस तरीके से प्राइस डिसाइड करें, हम किस तरीके से सैलरी डिसाइड करें, वेज डिसाइड करें, हम अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को किस तरीके से ज़्यादा काम में लगाए जिससे वेस्टेज कम हो और जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका मैक्सिमम क्या हो सके, यूटिलाइजेशन हो सके। इकोनॉमिक्स प्रोवाइड्स नॉलेज रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ सर्टेन डिसीजंस। इकोनॉमिक्स हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है कि निर्णय लेने से, कुछ निर्णय लेने से उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या असर होगा। फॉर एग्जाम्पल, इट प्रोवाइड्स इंसाइट्स इनटू क्वेश्चन लाइक व्हाट हैपन्स इफ प्राइस इज रिड्यूस्ड इन अ मार्केट विद वेरी हाई डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन। मान लो कि हमारा एक बिजनेस है, उसमें बहुत टफ कॉम्पिटिशन है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो हमारी कंपटीशन में है, हमें ज़्यादा चीज़ें बेचनी है। अब ऐसी टफ कंपटीशन वाले मार्केट में अगर हम प्राइस कम कर देंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो प्राइस कब कम करनी चाहिए, प्राइस कब कम नहीं करनी चाहिए, प्राइस कितनी रखनी चाहिए, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको कौन समझाता है, इकोनॉमिक्स। दोस्तों अकाउंट्स में आपको हिसाब किताब की ये एंट्री डेबिट साइड पे आती है, ये क्रेडिट साइड पे आती है, इतने अकाउंट्स बनाने होते हैं, लेकिन प्रॉफिट कैसे किया जाता है, प्राइस कैसे डिसाइड होती है, मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है, ये सब कुछ आपको कौन समझाएगा, इकोनॉमिक्स समझाएगा। तो इकोनॉमिक्स हमें निर्णय लेने में मदद करता है, डिसीजन लेने में मदद करता है कि प्राइस कैसे डिसाइड करे, वेजेस कैसे डिसाइड करे। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। लास्ट कंक्लूजन, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच प्रोवाइड्स इनसाइट फॉर डे टू डे डिसीजन मेकिंग। हर रोज के जीवन में कैसे हम निर्णय लेते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स हमें वो समझाता है। ऑल ह्यूमन बींग्स प्ले रोल एज अ कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड अ लेबर फ्रॉम टाइम टू टाइम इन लाइफ। हमारे जीवन में हमने कंज्यूमर के तौर पर हमने रोल प्ले किया है। जब हम किसी भी चीज़ को कंज्यूम करते हैं, एज अ कस्टमर हम डिमांड करते हैं, तो हम कभी ना कभी हम कस्टमर तो बने ही हैं। फिर अगर मान लो फ्यूचर में हम लोग बिजनेस करते हैं तो हम क्या बन जाएंगे, प्रोड्यूसर। और अगर मान लो हम कहीं पर जॉब करते हैं तो हम क्या बन जाएंगे, लेबर। तो समय समय पर हम इस जीवन में समय समय पर हमने कभी ना कभी एज अ कंज्यूमर के तौर पर, एज अ प्रोड्यूसर के तौर पर या एज अ लेबरर के तौर पर जो भी इंसान है वो रोल प्ले करते ही है। तो उस वक्त कैसे डिसीजन लेंगे, तो कस्टमर होगा वो कब डिमांड करेगा, लास्ट टाइम फिर से बोल रहा हूँ, जब प्राइस कम होगी तब ज़्यादा डिमांड करेगा। प्रोड्यूसर कब सप्लाई ज़्यादा करेगा, जब ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा होगा तब सप्लाई करेगा। लेबरर कब काम करेगा, अगर हम लेबरर है तो जब ज़्यादा हमें वेजेस मिलेंगे तब हम काम करेंगे। इकोनॉमिक्स हेल्प्स देम, मदद करता है टू टेक रेशनल डिसीजंस फॉर मैक्सिमाइजिंग गेन्स बाय मिनिमाइजिंग कॉस्ट। कम से कम खर्चे में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, उसमें इकोनॉमिक्स हमें मदद करता है, वो समझाने में इकोनॉमिक्स हमें मदद करता है। तो दोस्तों ये है इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस, कितना वैल्यूएबल सब्जेक्ट ये है कि हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे डिसीजन ले सकते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज समझ सकते हैं, इंटरनेशनल इवेंट समझ सकते हैं, ये सब कुछ हम समझ सकते हैं अगर हमारे पास इकोनॉमिक्स का नॉलेज हो तो इतना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो हमारे जीवन में बहुत ही काम में आने वाला है, ये कैसे बोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है दोस्तों। इसके जैसा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कोई भी नहीं है। ज़रूरत है सिर्फ क्यूरियोसिटी, हमारी जानने की तीव्रता कि ये सब कुछ कैसे होता है। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस समझाया। आशा रखता हूँ कि आपके दिमाग में भी इकोनॉमिक्स के प्रति जो आपका जो थॉट होगा, जो विचार होगा, वो शायद परिवर्तित हुआ होगा। शायद आपके भी मन में आज हो रहा होगा कि नहीं, इकोनॉमिक्स बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही नॉलेजेबल सब्जेक्ट है जिससे हम बहुत कुछ जान सकते हैं। तो आज के लिए रखते हैं दोस्तों इतना। हाँ, यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।